प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सरल रेखा चैप्टर के पार्ट 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के हमने आपको 2 वीडियोज पहले दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। बच्चों, अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण हेडिंग्स के बारे में बताया हुआ है, जिनमें हम आपको क्या बता चुके हैं उसको थोड़ा सा समराइज करे दे रहे हैं। एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण, जिनके हमें दिक् अनुपात तथा दिक् कोजिया पता हो, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना, और दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना, आदि कई सारी महत्वपूर्ण हेडिंग्स के ऊपर हमने चर्चा पिछले 2 वीडियो में की हुई है। आज हम शुरुआत करते हैं एक और महत्वपूर्ण हेडिंग के साथ इस चैप्टर की। सभी बच्चे बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए हुए। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आपके इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग है, आज हमने ली हुई है कि किसी बिंदु से रेखा की लंब दूरी ज्ञात करना। कोई हमें एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट से एक जो रेखा दी रही होगी, उस रेखा के बीच की जो दूरी है, वो दूरी क्या है, उस दूरी को फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस हेडिंग के माध्यम से। तो सभी बच्चे एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें, हेडिंग डालें, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। बच्चों, मान लो हमको कोई एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट P है। कोई एक बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से हमें रेखा, कोई एक रेखा है, मान लो ये रेखा दी गई है, इस रेखा की लंबवत दूरी बतानी है कि ये लंबवत दूरी क्या होगी। मान लो कोई एक ये रेखा है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक लीजिएगा और दोबारा फिर से बैक जाइएगा, फिर समझिएगा। कोई बिंदु मान लो बच्चों आपको दिया गया है, इस बिंदु से हमें इस रेखा की लंब दूरी बतानी है। मान लिया कि ये जो बिंदु है बच्चों, वो अल्फा, बीटा और गामा है, और ये जो रेखा है, रेखा का समीकरण है, मान लिया कि x माइनस x1 बटा में a, y माइनस y1 बटा में b और z माइनस z1 बटा में c। यही तो रेखा का सामान्य समीकरण होता है, जहाँ पर ABC क्या है, हमने आपको बताया हुआ है कि ABC दिक् कोज्याएं हैं। तो बच्चों हमें ये दूरी बतानी है कि इस रेखा से इस बिंदु की दूरी क्या है, लंबवत दूरी। तो अगर हमें इस पॉइंट M के निर्देशांक पता चल जाए, तो हम ये कह सकते हैं, इस मतलब हम ये उस वाले फार्मूले से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फार्मूले से इनके बीच की दूरी फाइंड कर लेंगे। कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, हमें क्या करना है। हमें इस रेखा का समीकरण दिया गया है, अगर हमें ये बिंदु पता चल जाए तो हम आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के P और M के बीच की दूरी, जिसको हम लंबवत दूरी कहते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। बच्चों हमने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर हमें कोई रेखा का समीकरण दिया गया है, रेखा के समीकरण से किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे फाइंड किए जाते हैं, बताया हुआ है हमने। तो बिल्कुल बच्चों, आप पार्ट 1 वीडियो इसका ज़रूर देखें, तभी आपको ये हेडिंग पूरी तरह से सही से समझ में आएगी। तो जितना हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी थोड़ी हम तारीफ़ कर लेते हैं। तारीफ़ करने का मतलब विधिवत तरीके से प्लानिंग के साथ इस पे लिख लेते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है और इससे प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। तो बच्चों लिख लीजिए, माना बिंदु P क्या निर्देशांक है, अल्फा, बीटा, गामा से रेखा, क्या है रेखा बच्चों, रेखा लिखने की जरूरत तो नहीं, से रेखा पर डाले गए लंब के बिंदु के निर्देशांक, लंब के आधार बिंदु, लंब का आधार बिंदु क्या है बच्चों, आधार बिंदु, आधार बिंदु हमने क्या माना है, M के निर्देशांक क्या है बच्चों, X, Y और Z है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों X, Y, Z की वैल्यू निकालते कैसे हैं, चलिए हमको ये दिया गया है x माइनस x1 अपॉन में a
और दिया गया है बराबर में है y माइनस वाई वन अपान में b, और दिया गया है z माइनस जेड वन अपान में c। तो इसको बच्चों जो हमें पॉइंट निकालने रहते हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। यहाँ से फिर बार बार मतलब एक एक बार में सभी वैल्यू को r के इक्वल लिखनी रहती है, क्योंकि सारी वैल्यू r के बराबर है। तो एक बार हम इसको भी r के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको r के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको r के बराबर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से x माइनस एक्स वन अपॉन में a बराबर जब हम r लिखेंगे तो यहाँ से x माइनस एक्स वन बराबर में क्या आ जाएगा, ए आर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए आर प्लस में एक्स वन। आशा करते समझ पा रहे होंगे। इसके बाद बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर आप लिखेंगे एंड कॉमा y माइनस वाई वन बटा में b बराबर में r। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन बराबर में बी आर। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, बी आर प्लस वाई वन। सिमिलरली z बराबर क्या हो जाएगा, जेड आर प्लस जेड वन, सॉरी सी आर प्लस जेड वन। ठीक है बच्चों, तो अब आप हमें बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई है, ए आर प्लस एक्स वन, बी आर प्लस वाई वन, सी आर प्लस जेड वन। यानी कि बच्चों यहाँ एम पॉइंट के निर्देशांक हमें क्या मिल गए, लिख लीजिए। अतः एम के एम बिंदु के निर्देशांक क्या है बताइए। निर्देशांक है बच्चों ए आर प्लस एक्स वन कॉमा वाई के प्लेस पे क्या है बी आर प्लस वाई वन कॉमा जेड के प्लेस पे क्या है सी आर प्लस जेड वन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए फिर आगे बढ़िए। तो बच्चों जब हमें एम बिंदु के निर्देशांक पता चल गए हैं, तब हम इस रेखा पी एम, यहाँ के हमें निर्देशांक पता चल गए हैं, तो हम इस रेखा पी एम के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, यानी कि दिक अनुपात निकालेंगे। दो बिंदु हमें अगर दिए गए हों किसी रेखा के, तो दिक अनुपात फाइंड करने का हमने आपको फार्मूला बताया था, एक्स टू माइनस एक्स वन कामा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा जेड टू माइनस जेड वन। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि केवल यहाँ एम के निर्देशांक निकाल लीजिए और उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों हमें अब देखो समझना ये है, आपका सोचना सही है, हमारा कहना सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें जो पॉइंट एम के निर्देशांक मिले हैं वो आर के फॉर्म में मिले हुए हैं। ये आर तो हमने अपनी तरफ से माना हुआ है, तो इस आर को हमें गायब करना पड़ेगा। गायब कब करेंगे, जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू निकलेगी कैसे, इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रक्रिया आगे और करनी पड़ेगी। ठीक है, आर निकलेगा कैसे, इसके लिए थोड़ी सी प्रक्रिया आगे और करनी पड़ेगी, जो कि बेहद आसान है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। हमें पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं, क्या है, ए आर प्लस एक्स वन, बी आर प्लस वाई वन, सी आर प्लस जेड वन। हमें पॉइंट पी के निर्देशांक पता है, अल्फा बीटा और गामा है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, तब रेखा पी एम के दिक अनुपात, तब बच्चों जो रेखा पी एम है इसके जो दिक अनुपात हैं, हमने मान लिया ए वन, बी वन और सी वन है। तो दिक अनुपात क्या हो जाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू मान लो ये है, एक्स वन ये है, तो क्या लिखेंगे आप, ए आर प्लस एक्स वन और माइनस एल्फा अल्फा। ठीक बच्चों, कॉमा बी बराबर क्या, वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू के प्लेस पे क्या है, बी आर प्लस वाई वन, बी आर प्लस वाई वन और माइनस का बीटा। इसी तरीके से बच्चों सी वन के स्थान पे क्या रखेंगे, सी आर प्लस जेड वन माइनस का गामा। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ से हमें इस रेखा के डायरेक्शन रेशियो पता चल गए, पीएम रेखा के क्या है, ये निकल के आए हुए डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, हमें ये एक रेखा पहले से दी हुई है, इसका समीकरण हमें दिया गया है। तो आप बताइए जो रेखा आपको दी गई है, इस रेखा के दिक अनुपात क्या है, ए बी सी। स्वाभाविक है, नीचे जो लिखे हुए ही तो दिक अनुपात है। तो आप लिख लीजिए, तथा दी गई रेखा ए बी के दिक अनुपात, हमने मान लिया बच्चों ये ए टू है, बी टू है और सी टू है। क्या है, ए बी सी। समझ में आया।
अच्छा बच्चों, इसमें हमें दिया गया है कि जो हमने माना है कि जो रेखा पीएम है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तब क्या कंडीशन होती है, दोनों की जो दिक् कोज्याएं हैं A1 A2 सॉरी दिक् अनुपात जो है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल में किसके आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा कि आपको आगे क्या करना है। यानी कि A1 A2 यानी कि ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला और ये मल्टीप्लाई, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई किसके बराबर करना है, हमें 0 के बराबर करके किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। जो आर की वैल्यू हमें पता चलेगी उसे हमें यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देना रहेगा। यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे तब हमें एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। बस जब हमें एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ पाए बच्चों, नहीं समझ पाए अभी हम एक बार फिर से आपको समराइज कर देंगे, लेकिन अभी आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके समझिए। तो हमें यहाँ के निर्देशांक मिल गए किसके, सॉरी दिक् अनुपात मिल गए किसके, ए बी रेखा के। अब हम क्या करेंगे, लिखिए चूंकि, आगे लिखिए सिंस पीएम परपेंडिकुलर ए बी, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल में क्या होगा बच्चों, 0। अब आप हमें बताइए A1 की वैल्यू क्या थी, A1 की वैल्यू थी बच्चों AR प्लस X1 माइनस में अल्फा, और A2 की वैल्यू हमने निकाली थी ये वाली A, प्लस B1 की वैल्यू थी बच्चों BR प्लस Y1 माइनस का बीटा, और B2 की वैल्यू थी ये B। इसी तरीके से प्लस C1 की वैल्यू थी CR प्लस Z1 माइनस का गामा, और C2 की वैल्यू थी C इक्वल में 0। अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो A² R हो जाएगा ये, प्लस AX1 माइनस A अल्फ़ा। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो B² R BY1 माइनस का B बीटा, प्लस में बच्चों क्या होगा आगे C² R प्लस CZ1 माइनस का C गामा इक्वल में 0। बच्चों जहाँ जहाँ R है उन सारे पदों को हम एक पास रख लेते हैं। यहाँ रख लीजिए A² R प्लस B² R प्लस C² R। जो बचा हुआ है उसको हम एक पास रख लेते हैं। क्या बचा हुआ है बच्चों, AX1 ए वाले पद एक पास, यानी कि AX1 माइनस A अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर BY1 माइनस B बीटा। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों CZ1 माइनस का C गामा बराबर में 0। यहाँ बच्चों R सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है तो R कॉमन ले लेंगे, A² प्लस B² प्लस में C² बचेगा। यहाँ बच्चों माइनस में हम A कॉमन लिए ले रहे हैं तो हमारे पास बचेगा अल्फ़ा माइनस का X1, अल्फ़ा माइनस X1। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ माइनस का हम कॉमन लिए ले रहे हैं B, तो यहाँ बचेगा बीटा माइनस Y1। इसी तरीके से यहाँ पर हम कॉमन लिए ले रहे हैं C, तो यहाँ पर बचेगा गामा माइनस का Z1 इक्वल में 0। तो बच्चों यहाँ R A² प्लस B² प्लस में C² बराबर में क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो उधर भेज देंगे तो सब कुछ प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप A अल्फ़ा माइनस X1 प्लस B बीटा माइनस Y1 प्लस C गामा माइनस Z1, और यहाँ से जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा A अल्फ़ा माइनस X1 प्लस BY बीटा माइनस Y1 प्लस C गामा माइनस का Z1, और अपॉन में क्या हो जाएगा A² प्लस में B² प्लस में C²। ये बच्चों R की वैल्यू निकालने का फार्मूला है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको नोट करें, समझ समझ के वीडियो को रोक के। देखिए बच्चों ये जो वैल्यू है R की, इस वैल्यू को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में, तब हमें M बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये तो इतना है भी, तो आपको बहुत सारी वैल्यू पता चल जाएंगी। यहाँ आपको ये पॉइंट के निर्देशांक पता रहेंगे, यहाँ रख लीजिए अल्फ़ा के प्लेस पे। यहाँ पर आपको ये X1 दिया रहेगा, इसको यहाँ रख लीजिए।
यहाँ आपको ए दिया रहेगा, इसको यहाँ रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। आर की एक छोटी सी वैल्यू आएगी। फार्मूला दिखने में तो बहुत हैवी दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा हो जाएगा जब आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद सारी वैल्यू आर आर की यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जब यहाँ के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे, तब आप इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए और पीएम की दूरी निकाल सकते हैं। क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला? यहाँ बच्चों लिख लीजिए, आर का मान समीकरण 1 में रखकर एम के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्ञात करें तथा इसके बाद पीएम के बीच की दूरी, क्या फार्मूला होता है बच्चों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इसके तथा इसके बाद पीएम के बीच की दूरी, ये फार्मूला सूत्र से ज्ञात करें। ठीक बच्चों, अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको लिख लीजिए सही से, तो आप भूमिका समझ पाए होंगे कि हमें इसमें क्या करना है। थोड़ा सा लेंदी हो गया ये लेक्चर एक ही हेडिंग के ऊपर, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। पार्ट 5 की बजाय पार्ट 6 बन जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने पूरा डेरिवेट करके आपको समझाया हुआ है। तो बिल्कुल सही से आप समझिए इसको, और हो सकता है कि डेरिवेशन पूछ लिया जाए। हालांकि डेरिवेशन नहीं भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि आखिर ये आया कहाँ से। इतना हैवी फार्मूला हम चाहते तो आपको लिखा देते जहाँ आर बराबर है, फिर आपके मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई इतना बड़ा फार्मूला सर ने कहाँ से दे दिया हमको। तो अगर आप कहीं बीच में फार्मूला भूल भी जाएँ तो 2 मिनट लगेगा, फटाफट निकाल लीजिए। किया है तो लेंदी हो गया, निकालेंगे तो बहुत छोटे स्टेप में निकल आएगा। ये समझाने के लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया है। चलिए बच्चों, इसके ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, तब आपको ये हेडिंग पूरी तरीके से सही से समझ में आएगी। और हाँ बच्चों, आप लोग लाइक और कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो आप लाइक किया करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी किया करिए। हम लाइक ही नहीं कह रहे हैं केवल, तो हमें और इम्प्रूव करने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। और बच्चों, अपने सुझाव ज़रूर लिखा करिए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। कुछ भी अपने विचार अच्छे या बुरे लिखा ज़रूर करें, हम इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि आपको सारा कुछ समझ में आ सके, इस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे कि एक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी मैथ विषय को बिल्कुल आसानी से समझ सके। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन कराते हैं, सभी बच्चों का ध्यान इधर ही होना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, बिंदु 1, 2, 3 से रेखा x माइनस 6/3 बराबर में y माइनस 7/2 बराबर में z माइनस 7/-2 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बच्चों, आपको एक ये बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए ये लंब की लंबाई आपको बतानी है। ये P है, ये पॉइंट M है, और इस रेखा के बारे में हमको दिया गया है कि इस रेखा का समीकरण है x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 बराबर में z माइनस 7/-2। बच्चों, यहाँ के हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, 2, 3। हमें ये दूरी बतानी पीएम क्या होगी। बच्चों, एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए आप, एम के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको तरीका बताया हुआ था कि इसे जो है आर के बराबर रख दीजिए। लिख लीजिए, x माइनस 6 दी गई रेखा, ऐसे लिख लो, दी गई रेखा से एम बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसको बेटा बराबर करो, x माइनस 6/3 बराबर में y माइनस 7/2 बराबर में z माइनस 7/-2 बराबर में क्या, r। यहाँ से बच्चों r की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी? x बराबर हो जाएगा 3r प्लस में 6, y बराबर हो जाएगा 2r प्लस में 7, z बराबर में हो जाएगा माइनस का 2r प्लस में 7। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही हुआ। अब बताइए आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? आर का हमने आपको फार्मूला भी बताया हुआ पिछले उसमें, क्या होता है। यहाँ से तुलना करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू क्या आएगी? 3,
बी की वैल्यू कितनी आएगी 2, सी की वैल्यू क्या आएगी -2। यहाँ से तुलना करेंगे x1 की वैल्यू क्या आएगी -6, y1 की वैल्यू क्या आएगी -6, सॉरी बच्चों प्लस आएगी क्योंकि फार्मूले में x माइनस x1 होता है ना, तो x माइनस x1 के प्लेस पे 6 है तो x बराबर 6, y1 के प्लेस पे क्या है 7 और z1 के प्लेस पे क्या है 7। ठीक है, तो आर का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, आर का फार्मूला हमने आपको बताया था कि ए अल्फा माइनस x1, ए अल्फा माइनस x1, और ये बच्चों अल्फा हमें दिए गए हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है और नीचे लिख लीजिए, अल्फा दिया गया है 1, बीटा दिया गया है 2 और गामा दिया गया 3। थोड़ा सा अपने तरीके से बच्चों इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि सही तरीका ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला होता है ए अल्फा माइनस x1 प्लस बी बीटा माइनस y1 प्लस सी गामा माइनस z1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। बताइए बच्चों ए के प्लेस पे क्या रखेंगे 3, अल्फा के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, x1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 6, इसी तरीके से बी के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 और बीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, y1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 7, इसी तरीके से सी गामा के प्लेस पे क्या रखेंगे, सी के प्लेस पे क्या रखेंगे -2, 3 -7 और अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 + 4 13, 13 + 4 17। तो ऊपर थोड़ा जोड़ घटा लीजिए, माइनस का 5 और 3 यानी कि माइनस का 15, माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 का 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 10, माइनस का 4 और 4 2 जा 8 यानी कि प्लस का 8 अपॉन में 17। तो यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू क्या निकलेगी, आर बराबर में माइनस का 25, 25 से 8 गए 17, 17 से -17 अपॉन में 17, तो क्या बचेगा 1। तो बच्चों आर की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, आर की वैल्यू -1। आर की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, अतः एम बिंदु के निर्देशांक लिख लीजिए, अतः एम बिंदु के निर्देशांक x, y, z बराबर में क्या हो जाएंगे, वैल्यू पुट कीजिए -1 यहाँ पे, तो -3 + 6 यानी कि -3 + 6 यानी कि 3। इसी तरीके से y में वैल्यू पुट करेंगे तो 5, z में वैल्यू पुट करेंगे r की तो ये आएगा निकल के 9। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, ये a है ये b है, इसके निर्देशांक हमें मिल गए हैं 3, 5, 9। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है लिख लीजिए, अतः नीचे यहीं पे थोड़ी सी जगह है, अतः pm बराबर रूट के अंदर x1 - x2 कर लो या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। फार्मूला हमें लिखने की ज़रूरत नहीं बार बार, क्योंकि आप बहुत समझदार हो चुके हैं और आपको ये फार्मूले बिल्कुल रटे हुए भी हैं, क्योंकि आपने पिछले समतल और अंतरिक्ष में बिंदु के चैप्टर को करके इन सारे फार्मूलों को बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ करके रख लिया है, रट लिया है, समझ लिया है। बिल्कुल भी हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमें बताइए कि हमें यहाँ लिखना क्या है। क्या लिखना है बच्चों 3 - 1, चलिए ठीक है 3 - 1 का होल स्क्वायर। आगे क्या लिखना है 5 - 2 का होल स्क्वायर, चलिए 5 - 2 का होल स्क्वायर लिख लिया। आगे फिर बताइए क्या लिखना है, बहुत अच्छे बेटा 9 - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 1 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, 36 + 4 40, 40 + 9 49 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 7, यानी कि बिंदु इससे इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 7।
तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही देख के कि आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं और कॉपी में लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों। तो इसको फटाक से नोट कीजिए, वीडियो को रोक के हम आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जो कि सभी बच्चों को करना रहेगा। कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेगा। सभी बच्चे हमको पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। स्पेशली क्वेश्चन आप सभी के लिए है ये। देखते हैं कि आपने आज की इस वीडियो में क्या समझा। बिल्कुल आपका उत्तर सही आना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया है 2, -1, से रेखा x-11/10 बराबर में y+2/-4 बराबर में z+8/-11 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चों को इसका आंसर हमें बताना है और हम इसको आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन स्टूडेंट है ऐसा जो हमको इसका सॉल्यूशन भेजता है सबसे पहले, और आंसर हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमको इसका सॉल्यूशन लिख के भेजेंगे। वहीं पर हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि आपका आंसर गलत है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए एक और छोटी सी नेक्स्ट हेडिंग की शुरुआत करके एक क्वेश्चन उसके ऊपर कराते हैं, फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। बच्चों हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा फार्मूला। इस फार्मूले से हालांकि आप बिल्कुल ही अवगत हैं, आपको पता है कि फार्मूला जो हम आपको बताने जा रहे हैं बिल्कुल अनजान नहीं रहेंगे उस फार्मूले से। हेडिंग है कि एक रेखा तथा एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। हेडिंग है बच्चों एक रेखा तथा एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। इंग्लिश वाले बच्चे समझ ले, टू फाइंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड द प्लेन। एक प्लेन है और एक रेखा, दोनों के समीकरण हैं। उन समीकरणों का यूज करके हमें उनके बीच के एंगल को बताना है, कोण को बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले मान लो बच्चों आपको समतल का समीकरण दिया गया। माना समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या है, क्या होता है समतल का समीकरण? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में 0 है। तो हमने इसको मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस में d1 बराबर में 0। ये समतल का समीकरण है। और एक रेखा है, एंड रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों? x माइनस x1 बटा में a होता है। तो हमने इसको a2 मान लिया, क्योंकि a1 यहाँ मान ही लिया है, a2 मान लिया। ये y माइनस y2 बटे b2, z माइनस z2, सॉरी x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 बटा में c2। आप चाहो तो इसको स्मॉल ए मान लो, इसको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी भी करके मान सकते हो, जैसा आपको सही लगे। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको फार्मूला बना बना के पढ़ाया है वो उस तरीके से आप समझिए तो आपको बिल्कुल आसान रहेगा। तो इनके बीच का जो हमें एंगल बताना रहेगा उसको बच्चों हम लोग पीछे जो रहते थे क्वेश्चन, रेखाओं के बीच में एंगल बताना या दो समतलों के बीच में एंगल बताना, तो उसमें हम कॉस थीटा का यूज करते थे। इसमें बस हम साइन थीटा का यूज करेंगे। लिखेंगे इसको साइन थीटा बराबर में, उसमें रहता था कॉस थीटा बराबर में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसमें क्या है कि साइन थीटा बराबर में बाकी सारा फार्मूला वैसे ही एज इट इज, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और दूसरे के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बच्चों समझ में आया होगा। बस आपको जब एक समतल और एक रेखा के बीच में कोण को ज्ञात करने की बात की जाए आपसे, तब आप उसमें याद रखेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा को हम लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? साइन थीटा। जब एक समतल और एक रेखा हो, अगर दोनों रेखाएं हो तो हम कॉस थीटा लेके चलते हैं केवल, और एक रेखा एक समतल के बीच का कोण हो तो साइन थीटा। जहाँ a1 क्या है, a1 b1 c1 क्या है? समतल की दिक कोज्याएं, दिक अनुपात हैं। और a2 b2 c2 क्या है? रेखा के दिक अनुपात हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, नोट कर लीजिए। हालांकि हम आपको समझाना चाहें तो इसको हम नेक्स्ट टर्न पे आपको थोड़ा सा समझा देंगे कि कैसे ये साइन थीटा यहाँ पे हुआ। कुछ तरीके से फार्मूला बनता है। मान लो आपका ये कि ये समतल है और ये आपकी एक रेखा है ये वाली, और ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल बनना है थीटा, तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा लेके चलेंगे निकालने के लिए, तो ये हो जाता है। हम आपको नेक्स्ट टर्न पे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, एक रेखा दी गई है और एक समतल दिया गया है। रेखा का समीकरण है x माइनस 4 अपान में -1 इक्वल में y माइनस 2 अपान में 2 इक्वल में z प्लस 1 अपान में 2।
एंड समतल की इक्वेशन है 6x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल में 9 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों ये हम संख्याएं इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि कभी कभी वीडियो धुंधला हो जाता है जब हम अपलोड करते हैं, तो ये आपको संख्याएं नज़र नहीं आती। तो आप हमारी आवाज़ पे कंसंट्रेट करके सारे स्टेप्स को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल भले ही आपको स्क्रीन में कुछ भी ना दिखाई दे, इसलिए हम सारी चीज़ें बोल बोल के लिखते हैं। तो समीकरण आप सुन ही चुके हैं क्या है, इनके बीच का हमें एंगल बताना है। तो बच्चों एंगल का फार्मूला हमने आपको क्या बताया, जब रेखा और समतल की बात हो तो साइन थीटा फार्मूला यूज करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 और C2 अपॉन में पहले रूट के अंदर क्या होता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस में C1 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में दूसरे रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। A1 क्या है, A1 B1 C1 क्या रहते थे, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए आप, इसको A1 B1 C1 मान लीजिए, इसको A2 B2 C2 मान लीजिए, इसको A1 गुणा करना है जोड़ना है तो वही वैल्यू आएगी। चलिए लिखते हैं, A1 के प्लेस मान लिया -1 है, A2 के प्लेस पे क्या है 6 है, B1 के प्लेस पे 2 है, B2 के प्लेस पे क्या है -2 है, C1 के प्लेस पे 2 है, C2 के प्लेस पे क्या है 3 है। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, रूट के अंदर A1 स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1, B1 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई में दूसरे रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 9। बच्चों क्या मिल जाएगा ऊपर -6 माइनस का 4 प्लस में 6 अपॉन में नीचे क्या मिलेगा 9 यानी कि 3, और ये 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 यानी कि 7, यानी कि हमें साइन थीटा की जो वैल्यू मिली है वो है -4 अपॉन में 21। तो बच्चों यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स -4 अपॉन में 21। यही बच्चों एक रेखा और एक समतल के बीच का एंगल है। बहुत ही आसान प्रक्रिया थी, सभी बच्चे नोट कर लें। और बच्चों अब इस जो हमने आपको 2 हेडिंग्स बताई हुई हैं, इनके ऊपर आधारित प्रश्न आप अपनी बुक की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से ढूंढ ढूंढ के लगाइए जितना हमने पढ़ा दिया है। और इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट टर्न पे और भी कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स के बारे में बताएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपकी तैयारी जो है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छी कराने वाले हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि ऑफलाइन क्लासेस कॉलेज की ऑफ हो गई हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। बस आप इन वीडियोज़ के ऊपर पूरा भरोसा करके चलें, कोई भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं आने वाला है जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपका टारगेट जो है 50 में 45 प्लस का, वो आप बिल्कुल अचीव करके रहेंगे अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से, लगन के साथ में पढ़ाई करते हैं और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी में नोट करते हुए चलते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस यहीं तक। सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बच्चों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपने सभी दोस्तों में शेयर करें।